हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 7 अक्टूबर और अब शुरू करते हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज़ डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज़ जो है वो एविएशन सेक्टर को लेकर है। दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इस डिपार्टमेंट ने क्या करा, जो एक स्कीम लॉन्च हुई थी आत्मनिर्भर पैकेज में, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ECLGS। तो इस स्कीम को फिर से मॉडिफाई किया गया है ताकि एविएशन सेक्टर को हेल्प किया जा सके। एविएशन सेक्टर आपको पता है कोविड-19 के बाद से अब उभर रहा है, अभी तक वो पूरी तरीके से उभरा नहीं है। अभी भी एविएशन सेक्टर में वो ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। तो पहले जान लेते हैं आखिर ये चेंजेस क्या है। अब जो मॉडिफाई करा है इस स्कीम को, इसमें क्या करा कि पहले एविएशन सेक्टर लोन कितना ले सकता था, उसके जो क्रेडिट लिमिट होती थी उसका 50%, मतलब 400 करोड़ तक का वो क्रेडिट ले सकता था। पर अब ये लिमिट 100% कर दी गई। जितना भी उसका आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट होता है, ठीक है, तो उसके 100% तक, मतलब 1500 करोड़ तक का अब क्रेडिट लिमिट ये यूज कर सकती है एविएशन कंपनीज। और स्कीम को पहले ही मार्च 2023 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये जान लेते हैं कि एविएशन सेक्टर के फिलहाल इश्यूज क्या क्या है। एक तो हाई फ्यूल कॉस्ट, उससे जो उनका ऑपरेशनल कॉस्ट है वो बढ़ गया है। उसके बाद वॉलेटिलिटी इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, रुपए लगातार कम होता जा रहा है, डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज में देखने को मिल रहा है। और हमको पता है कि एविएशन सेक्टर में काफी डेट होता है, तो उसके इंटरेस्ट को पेमेंट करने के बाद में उस कॉस्ट को बैलेंस करना, अपने प्रॉफिट में लेके आना, तो इसके लिए उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस की आवश्यकता थी। इसके बाद उनके कई पेंडिंग ड्यूज थे वो क्लियर करने थे। और एक देखा ही जा रहा है कि हर पूरा अक्रॉस द वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है कि कुछ रिसेशनरी फियर्स देखने को मिल रही है। वर्ल्ड इकोनॉमी जो है लगातार उसकी जो ग्रोथ है वो कम होती जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, तो इससे रिसेशन का खतरा देखने को मिल रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एविएशन सेक्टर को भी एक पुश दिया जा रहा है ताकि वो अच्छे से सामना कर सके एविएशन सेक्टर ऐसे रिसेशनरी फियर्स का। इस स्कीम के बारे में जान लेते हैं। ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी? मई 2020 में, कोविड-19 के दौरान में, क्योंकि उस वक्त ग्रोथ थी नहीं। तो हमारी जो एमएसएमई थी, एविएशन सेक्टर थी, टोटल 26 स्ट्रेस्ड सेक्टर थे जिनकी ग्रोथ एकदम ठप पड़ गई थी। तो इनको उबारने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च करी थी। तो इस स्कीम का जो मेन मकसद ये था कि उनको चीप लोन प्रोवाइड करना, वो भी कोलेटरल फ्री। और ये उनका जो इंटरेस्ट रेट बहुत कम हुआ करता था, और ये 4 ईयर के टाइमलाइन में दिया जा रहा था, मतलब 4 साल में आपको रिइम्बर्स करना होता था। और इसके जो कैपिटल की 100% गारंटी थी वो कौन दे रहा था? नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी, NCGTC। लोन देने वाले कौन थे? बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी। तो जब ये लोन दे रहे थे, तो अब इनको तो कलेक्टर फिर लोन देना था, तो इनको बैकिंग कौन दे रहा था, इनको गारंटी कौन दे रहा था? वो ये इंस्टीट्यूशन दे रहा था, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी, NCGTC। पर हमें जानना जरूरी है कि ये जो स्कीम थी ये फर्स्ट टाइम बोरोवर्स के लिए नहीं थी, और ऐसी कंपनीज के लिए नहीं थी जिनका जो डेट था वो एनपीए हो चुका है। तो इस बात का ध्यान रखा था, ये कंडीशन रखी गई थी। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली जो न्यूज है वो इम्पॉसिबल ट्रिनिटी को लेकर है। तो ये इम्पॉसिबल ट्रिनिटी क्या है? ये दरअसल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। क्यों ये न्यूज में? क्योंकि अभी यूएसए क्या कर रहा है, उसकी जो फेडरल रिजर्व है, उसका जो सेंट्रल बैंक है, वो उसके इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा रहा है। तो इससे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो अन्य देशों में जिन्होंने यूएस का पैसा लगाया है, वो वापस अपना पैसा विड्रॉ करके वापस से यूएसए लेके जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे अब उनको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो इससे क्या हो रहा है कि वर्ल्ड की जितनी भी मेजर करेंसीज हैं वो सब डेप्रिशिएट कर रही हैं। तो अब जितने भी देश की, अन्य देशों की जो सेंट्रल बैंक है, अब उनके सामने एक डिलेमा आ गया है कि वो करे क्या। अगर वो अपने डेप्रिसिएशन को रोकना चाहते हैं तो उनको भी अपने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने होंगे। पर अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगी तो क्या हो जाएगा, उनकी जो डिमांड होगी वो गिर जाएगी। और अभी क्या चाहते हैं सब कि ग्रोथ हो। तो ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो इम्पॉसिबल ट्रिनिटी का मतलब ये है कि कोई भी कंट्री, कोई भी इकोनॉमी एक साथ 3 पॉलिसी को मेंटेन नहीं कर सकती। वो 3 पॉलिसी क्या है? फ्री कैपिटल फ्लोस, इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। मतलब कि एक ही समय पे कोई भी इकोनॉमी इन तीनों पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं कर सकती। या तो फ्री कैपिटल फ्लो करेगी और इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी मेंटेन रखेगी, या फिर फ्री कैपिटल फ्लोस होगा और फिक्स एक्सचेंज रेट रखेगी, या फिर इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी और फिक्स एक्सचेंज रेट रखेगी। वो फिर कैपिटल को रेगुलेट फ्रीली होने नहीं देगी। तो ये इसका बेसिक मतलब है कि इम्पॉसिबल ट्रिनिटी का मतलब क्या? कोई भी इकोनॉमी एक समय पर ये 3 पॉलिसी को एक साथ मेंटेन नहीं कर सकती। एक समय पे सिर्फ 2 ही पॉलिसी को रन किया जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट मंडेल और मार्कस फ्लेमिंग ने दिया था 1960s में। एग्जाम्पल के लिए, आपको पता है कि रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है, ठीक है,
तो अब आरबीआई क्या कर रहा है इसको रोकने के लिए? आरबीआई भी रेपो रेट को बढ़ा रहा है। इससे भारत में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, लिक्विडिटी मार्केट में कम हो जाएगी, इससे रुपये एप्रिशिएट हो सकता है डॉलर के मुकाबले। तो इससे हमारा जो एक्सचेंज रेट है उसको स्टेबल करने की कोशिश है ये। पर प्रॉब्लम कहाँ आएगी इंडिया को? क्योंकि अगर आप रेपो रेट बढ़ाते हो, इंटरेस्ट बढ़ाते हो, तो इससे हमारी जो डिमांड है, डोमेस्टिक डिमांड, वो उसको नेगेटिव इंपैक्ट होगा, हमारी ग्रोथ नेगेटिवली इंपैक्ट होगी। तो ये कंसर्न है। तो ये डिलेमा है कि क्योंकि एक पॉइंट के बाद में आरबीआई भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा सकती इंडिया में, तो अपनी अगर वो यहाँ पे इंटरवीन नहीं करेगी तो वहां पर रुपए के डेप्रिशिएट होने का खतरा है। तो या तो आरबीआई इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी अपना ले या फिर जो एक्सचेंज रेट है उसको स्टेबल कर ले। दो में से एक ही काम हो सकता है, अदरवाइज डिलेमा होगा ही होगा। दोनों आप एक साथ नहीं कर सकते कि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी में इंडिपेंडेंस रहे और आपके रुपए भी स्टेबल रहे। तो ये बेसिकली डिलेमा है। यूपीएससी पूछ सकती है कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट की इम्पॉसिबल ट्रिनिटी क्या है, इसमें कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, तीनों पार्ट इसके कौन कौन से हैं, और इंडियन कंटेक्स्ट में आपको केस दे दिया जाएगा कि इसमें से कौन सा केस इम्पॉसिबल ट्रिनिटी के लिए फिट बैठता है। तो आपको इम्पॉसिबल ट्रिनिटी के बारे में पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। अगली जो न्यूज है वो शुगर इंडस्ट्री को लेकर है। क्यों शुगर इंडस्ट्री न्यूज में है? क्योंकि इस बार शुगर इंडस्ट्री ने एक्सपोर्ट किया है कितना? 109 लाख मेट्रिक टन। ये बहुत बड़ा नंबर है। क्यों? क्योंकि इस एक्सपोर्ट से इंडिया को 40,000 करोड़ रुपए की फॉरेक्स अर्निंग हुई है। तो ये शुगर इंडस्ट्री के लिए वाटरशेड सीजन माना जा रहा है, क्योंकि अब इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर कंट्री है और साथ ही साथ कंज्यूमर भी है शुगर का। पर हमारे लिए अच्छी बात यह है कि अब इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है शुगर का। तो ये हमारे शुगर इंडस्ट्री के लिए सबसे अच्छी न्यूज है, पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि इससे इस 40,000 करोड़ के आने से जो शुगर कंपनी का जो बकाया होता था किसानों पर, वो सारे ड्यूज क्लियर हो गए हैं। तो इससे हमारे किसानों को फायदा मिला है। हमारा जो टारगेट था किसानों की आमदनी को दोगुना करने का, उसको बूस्ट मिला है। तो अब ये जान लेते हैं कि इस हाई प्रोडक्शन के पीछे वजह क्या थी। सबसे पहले इंटरनेशनल प्राइस बढ़ गई एकदम से। आपको पता है सप्लाई चेन पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था, ऑयल प्राइस बढ़ गई थी, तो जितने भी फूड आइटम्स थे उनकी प्राइस भी बढ़ गई थी, तो शुगर के प्राइस भी बढ़ चुकी थी। तो इसका फायदा मिला भारत के किसानों को, उन्होंने शुगर की जो प्रोडक्शन थी वो बढ़ा दी। उसके बाद सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी उन्होंने भी फायदा पहुंचाया किसानों को। कैसे? कि शुगर को यूज किया काई में एथेनॉल बनाने के लिए, और एक्सपोर्ट को फ्रीली करा कि आप एक्सपोर्ट करिए शुगर का। तो इससे जो शुगर के वैल्यू चेन की जो पोटेंशियल थी वो रियलाइज हो सकी। इससे जो हमारी शुगर मिल्स जो घाटे में होती थी उनका फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हो चुका था, और इसके सक्सेस तो देखते हो और ज्यादा मिल्स खुलने लगी। अब अगर हम बात करें शुगर प्रोडक्शन के बारे में, तो हमारे देश में मोस्टली दो बेल्ट हैं जहाँ पे शुगर सबसे ज्यादा होता है। पहला जो नॉर्थ बेल्ट है, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, और साउथ में महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। सबसे ज्यादा ये उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में होता है। अभी जो ये बेल्ट है वो साउथ की तरफ मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि साउथ में ट्रॉपिकल क्लाइमेट ज्यादा अच्छा रहता है। उससे क्या होता है कि जो सुक्रोज कंटेंट होता है गन्ने का वो ज्यादा मिलता है साउथ की शुगर कैन की क्रॉप में। इससे उनकी जो यील्ड है पर यूनिट वो ज्यादा होती है नॉर्थ के कंपेरिजन में। अगर शुगर इंडस्ट्री के सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये लेबर इंटेंसिव है, मतलब ज्यादा फार्म लेबर्स को काम मिलता है शुगर कैन इंडस्ट्री में। तो इसके बाय प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जो एथेनॉल से हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं उससे हमारा जो ऑयल है उसका इंपोर्ट कम करना पड़ रहा है, तो वहां फॉरेक्स सेव कर रहे हैं। हमारा टारगेट क्या है? 2025 तक 20% ब्लेंडिंग यूज करना है, मतलब एथेनॉल और पेट्रोल के ब्लेंडिंग का यूज ऐसे वो फ्यूल यूज करना है। पर इश्यूज क्या है शुगर इंडस्ट्री के? एक तो लो यील्ड। आप वर्ल्ड की जितनी शुगर कैन की क्रॉप देखोगे और भारत की क्रॉप देखोगे तो हमारी क्रॉप में लो यील्ड पाया जाता है, मतलब प्रोडक्टिविटी कम है। दूसरा, लो शुगर रिकवरी। अगर शुगर कैन की क्रॉप होती भी है तो उसमें जो शुगर कंटेंट होता है वो कम होता है। प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा है हमारे देश में फिलहाल अभी भी। और जब शुगर मिल घाटे में होती तो वो क्या, ये पैसे पास ऑन नहीं करती फार्मर्स को, उनका बकाया क्लियर नहीं करती है। इसे पूरे इश्यू को काउंटर करने के लिए श्री रंगराजन कमेटी बनी थी 2012 में। इसने रिफॉर्म क्या दिए थे कि हमें एक्सपोर्ट बनाना होगा शुगर का। इसके लिए जितने भी कंट्रोल्स होते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुगर के उसको आप कैंसिल करो। तो ये रिफॉर्म की बात करी गई थी। अब चलते हैं आगे। अगली जो न्यूज है वो सस्टेनेबल फाइनेंस को लेकर है। क्या होता है सस्टेनेबल फाइनेंस?
ये एक टाइप की ऐसी पॉलिसीज होती है, रेगुलेशन होती है, स्टैंडर्ड होती है, नॉर्म्स होती है और प्रोडक्ट होते हैं। प्रोडक्ट सच एज बॉन्ड जो इन्वायरमेंट ऑब्जेक्टिव से बनाए जाते हैं, ऐसे रेगुलेशन जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, ऐसे स्टैंडर्ड नॉर्म्स जो इन्वायरमेंट के ऑब्जेक्टिव से बनाए गए हों, और ऐसे प्रोडक्ट जो इन्वायरमेंट को सपोर्ट करते हो। तो ऐसे पॉलिसी, स्टैंडर्ड, नॉर्म्स और प्रोडक्ट्स को ग्रीन फाइनेंस बोला जाता है। और इसका पर्टिकुलर में एम ये है कि हम एनर्जी ट्रांजिशन कर सकें, मतलब और ज्यादा फॉसिल फ्यूल से ग्रीन एनर्जी की तरफ आ सकें। उसके लिए हमें फाइनेंशियली असिस्टेंस चाहिए ताकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी हम यूज कर सकें। इसके लिए आईएफएससी ने एक कमेटी गठित करी। आईएफएससी का मतलब क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, जो कि गुजरात में है, गिफ्ट सिटी। तो इस अथॉरिटी ने एक कमेटी बनाई थी सीके मिश्रा के अध्यक्षता में। इसका काम यह था कि सस्टेनेबल फाइनेंस को ग्रो करने के लिए आप अपने सजेशन दीजिए ताकि हमारे देश में कार्बन मार्केट का डेवलपमेंट हो सके। तो अगर ग्रीन फाइनेंस में आप स्टेक होल्डर देखें तो कौन कौन है? गवर्नमेंट, बिजनेस और सिटीजन। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाना चाहिए, इंस्टीट्यूशन सेटअप लगाना चाहिए, टेरिफ डिजाइन, सब्सिडीज देना चाहिए ताकि ग्रीन फाइनेंस की जो मार्केट है उसको डेवलप किया जा सके। बिजनेस को क्या करना चाहिए? ऐसे इनोवेशन लाना चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट बनाना चाहिए, ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो या इन्वायरमेंट को सपोर्ट करे। सिटीजन अपने लाइफस्टाइल में ऐसे चेंज लाए कि जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट हैं उसको यूज करे, तभी ग्रीन फाइनेंसिंग आगे हो सकती है। अगर हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के बारे में बात करें तो ये कब बनाया गया था? 2020 में। इसका काम क्या था कि जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, फाइनेंशियल सर्विस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इसको डेवलप किया जा सके। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गिफ्ट सिटी में, गांधीनगर में, जो गुजरात। और ये हमारे देश का इकलौता इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है। इसका मेन एम क्या था कि जो डेवलप स्ट्रॉन्ग ग्लोबल कनेक्शन और इंडियन इकोनॉमिक जो नीड है उसके लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, फाइनेंशियल सर्विस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसको डेवलप करना ताकि हमारे इंडिया को भी एक फाइनेंशियल हब की तरफ से हब की तरह डेवलप किया जा सके। हमारी इकोनॉमी को हेल्प मिलेगी, ग्लोबल इकोनॉमी में अच्छे से इंटीग्रेट हो सकते हैं। तो ये इसके मेन एम थे। अब चलते हैं आगे। अगली जो न्यूज है वो डब्ल्यूटीओ को लेकर है। डब्ल्यूटीओ ने कंसर्न जताया है कि हमारा जो ट्रेड आउटलुक है, पूरे वर्ल्ड का जो ट्रेड आउटलुक है वो डार्कन दिखाई दे रहा है, मतलब अंधकार में दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम वर्ल्ड ट्रेड की ग्रोथ की बात करें तो 2022 में ये 3.5% था, पर इसको 1% की ओर देखा जा रहा है, मतलब कम हो रहा है। वर्ल्ड जीडीपी जो 2.83 वो 2.3 पे आ रही है। ये आउटलुक है, मतलब प्रोजेक्शन है। अमेरिका का जो इम्पोर्ट था वो कम होता जा रहा है, यूरोप का इंपोर्ट कम होता जा रहा है, एशिया का एक्सपोर्ट कम होता जा रहा है। तो अगर आप पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक देखोगे तो सब डाउनवर्ड ट्रेंड हमें दिखाई दे रहे हैं। तो डब्ल्यूटीओ ने क्या चिंता जताई है कि एक तो हमारी एनर्जी के प्राइस है वो बढ़ती जा रही है, फूड प्राइस बढ़ता जा रहा है, और इसको काउंटर करने के लिए सारे देश की जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाती जा रही है। इससे वहां की डिमांड और कम होती जा रही है, जीडीपी और कम होती जा रही है। और अगर यूक्रेन वॉर जल्दी खत्म नहीं हुआ तो सिचुएशन और खराब हो जाएगी। इसके रीजन क्या बताए हैं? पहली बात तो वॉर इन यूक्रेन, पूरा जो सप्लाई चेन था वही खत्म हो गया, और जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थे रशिया और यूक्रेन में वो वर्ल्ड मार्केट में आ नहीं पाए। उसके बाद में वेदर इवेंट्स ऐसे थे, आपने देखा हो यूरोप में वाइल्ड फायर, चाइना में फ्लड, और दूसरी कंट्री में ड्रॉट देखने को मिला। तो जो क्रॉप थी, वर्ल्ड क्रॉप थी वर्ल्ड की, वो उसका जो सप्लाई था वो कम हो गया, क्योंकि इस बार क्रॉप का रियलाइजेशन ज्यादा नहीं हुआ। तो जो फूड आइटम्स थी उनकी शॉर्टेज देखने को मिली, इसलिए उनकी जो प्राइस है वो बढ़ गई। और इस फूड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कई कंट्रीज ने अपने एक्सपोर्ट पर कर लगा दिया। इंडिया ने राइस के एक्सपोर्ट पे बंद कर दिया, व्हीट एक्सपोर्ट को बैन कर दिया, ताकि हम हमारे देश की फूड सिक्योरिटी को देख सके। इससे अन्य कंट्रीज के लिए फूड सिक्योरिटी के ऊपर बात आ गई। दूसरा, लोअर डिमांड। क्यों? क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दोगे तो डिमांड कम हो जाएगी, तो जीडीपी की ग्रोथ भी कम हो जाएगी। तो इसीलिए डब्ल्यूटीओ ने पूरी चिंता बताई है, चिंता जताई है इसमें। इससे और ज्यादा इसमें इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, आपका फूड आइटम की प्राइस बढ़ गई, तो आगे आने वाले समय में और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इससे जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो और कम होगा लोगों का, और जो खासकर जो गरीब देशों के लोग हैं उनको ज्यादा खराब सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। तो क्या रिकमेंडेशन दिया है डब्ल्यूटीओ ने कि मोर डाइवर्स और लेस कॉन्सेंट्रेटेड बेस होना चाहिए। मतलब सपोज करो अगर आप राइस होगा तो एक इलाके में, एक जगह पे, तो आप ऐसा मत करो, आप छोटे छोटे और जगह पे ऐसे व्हीट उगाओ, राइस उगाओ, ताकि एक जगह अगर क्रॉप खराब भी होती है तो एटलीस्ट दूसरी जगह से वो सप्लाई बना रहे। तो इससे रेजिलियंस बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म में प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहेगी। अब चलते हैं आगे। अगली जो न्यूज है वो सप्तकोशी डैम को लेकर है।
अब यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ये डैम कहाँ पर है? ये डैम नेपाल में है। इसे जॉइंटली कौन बना रहा है? इंडिया और नेपाल मिलके बना रहे हैं। और अभी इनके बीच में जो बातचीत है वो अब आगे और बढ़ रही है, इसलिए न्यूज में है। तो ये एक टाइप का मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। और इसमें जो डैम बनना होगा वो कौन सी रिवर में बनेगा? सप्तकोशी रिवर ऑफ नेपाल। इसका मेन एम क्या है? जो फ्लड्स हैं देखने को मिलते हैं साउथ ईस्ट नेपाल और नॉर्दर्न बिहार में, उसको कंट्रोल किया जाएगा अगर ये डैम बन जाएगा तो। और हाइड्रो पावर जनरेट करना, ताकि इरिगेशन हो सके, फ्लड कंट्रोल हो सके और 3000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके। तो ये डैम पूछ सकते हैं यूपीएससी कहाँ पर है, कौन बना रहा है, किसके साथ मिलकर बनाया जा रहा है, इसके पर्पस क्या है। ऐसे ही और करंट अफेयर के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम रन किया जा रहा है, जिसमें आपको 2 डेडिकेटेड मेंटर्स मिलेंगे। इसके अलावा एक पीवाईक्यू बेस्ड मेंस लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम आपको दिया जा रहा है। करंट अफेयर्स के लिए आपको समाचार वाणी का एक प्रोग्राम आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और फिलोसफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी की ऑप्शनल क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। अन्य जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।